हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कर रहे थे प्लस टू का हमारी क्लास का, तो बाजार संतुलन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बाजार संतुलन के अर्थ के बारे में पढ़ लिया था। बाजार संतुलन को कंप्लीट हमने किया था, संतुलन साम्य को पढ़ा था। ठीक है, बाजार मांग और पूर्ति पक्ष के द्वारा मांग को पक्ष को पढ़ा था, पूर्ति पक्ष को पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक हमने पूरा किया था वो किया था मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। उसके अंदर हमने पूर्ति स्थिर रखी थी। पहले मांग को बढ़ाया था, यानी मांग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। मांग में वृद्धि करके हमने देखा था संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा है। मांग में कमी करके हमने चेक किया था संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब जो हमारा टॉपिक आता है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ति, यानी सप्लाई जो चेंज होती है, यानी पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। और मैंने आपको पहले बताया था, यानी यहाँ पूर्ति में परिवर्तन, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि पूर्ति में परिवर्तन से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ परिवर्तन किसको करना है, पूर्ति को करना है। मांग को तो आपको क्या रखना है, स्थिर रखना है। ये बातें तो हम दिमाग में लगा सकते हैं ना, इतनी बात हम सोच सकते हैं कि मांग में परिवर्तन का, उस समय तो हमने सिर्फ मांग में वृद्धि या कमी की थी। पूर्ति को एक लाइन मैंने फिक्स लिखी थी, पूर्ति को मैंने स्थिर रखा था। यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन का, इसका मतलब यहाँ पर पूर्ति को परिवर्तन करना है, आपको मांग को स्थिर रखना है। कोई बड़ा मैटर ही नहीं है। ठीक है, यानी मांग स्थिर रहते हुए यदि पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो ऐसी स्थिति में संतुलन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पूर्ति में परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से, वही करेंगे हम। पूर्ति में वृद्धि से संतुलन पर प्रभाव, और एक पढ़ोगे आप पूर्ति में कमी से संतुलन पर प्रभाव। तो इसके कमी और वृद्धि होने पर संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि मांग को क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो हम बात करते हैं सबसे पूर्ति में वृद्धि से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब इसका मैं अर्थ लिख देता हूं। पहले देखो वही बात, वस्तु की मांग स्थिर रहते हुए जब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो, अब आगे की बात है वो हम डायग्राम के द्वारा लिखेंगे। अब मेरे को पता नहीं पूर्ति में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रही है या घट रही है, वो क्या रहा है, ये मेरे को तो इतना ही पता है कि पूर्ति में वृद्धि हो रही है, बस मांग स्थिर है। अब कीमत क्या पता क्या होगी, मैं क्यों ना मैं डायग्राम बना लूँ, अपने आप ही मेरे को आंसर मिल जाएगा। देखो हमने पहले कहा था ये सारे प्रश्न आपके डायग्राम से तैयार होने वाले हैं। ये डायग्राम, यहाँ पर ओ एक्स एक्स है, ये ओ वाई एक्स है। यहाँ पर मैं कीमत लेता हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ कीमत ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूर्ति ले रहा हूँ, पूर्ति और मांग। अब हमने कहा था कि साम्य कहाँ होता है, ज्यादा डी वक्र और एस एस वक्र आपस में काटते हैं, यानी ई बिंदु पर क्या हो रहा है, साम्य। ये कीमत है पी, ये मात्रा है क्यू। इतना तो हमने डिसाइड कर दिया। बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको व्याख्या में लिखनी है। क्या लिखनी है, जब इसकी व्याख्या करेंगे ना, क्योंकि अकेला डायग्राम तो आंसर नहीं है। सीधा अगर आप डायग्राम बनाओ, 2 नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछे पूर्ति में वृद्धि से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र द्वारा समझाओ। क्या नहीं कहेगा वो रेखा चित्र बनाओ, वो ये कहेगा रेखा चित्र द्वारा समझाओ। यानी पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसको समझाना है, यानी उसकी आगे व्याख्या भी करनी है। आप लिखोगे रेखा चित्र की व्याख्या, या सीधे लिख सकते हो व्याख्या, उसके अंदर टोटल यही बात लिखोगे आप जो आपको मैं बताने वाला हूँ। आप क्या कहोगे, ओ वाई एक्स पर हमने कीमत ली जी, ओ एक्स एक्स पर हमने मांग पूर्ति ली, यानी वस्तु की मात्रा ली, और जो प्रथम उसका सामने एस एस वक्र यानी पूर्ति वक्र और डी वक्र ए बिंदु पर काटता है। ए बिंदु पर जो साम्य हो रहा है, ए बिंदु पर यानी साम्य जो कीमत है वो क्या है, ओपी है। ए बिंदु पर साम्य कीमत क्या है, ओपी है। वह साम्य मात्रा क्या है, वस्तु की मात्रा, तो क्या है, ओ क्यू है। बस ये बात लिख दी। ये तो होगी हमारी पहली स्थिति, यानी सामने हम कर चुके हैं। अब बात आती है जब पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाए।
यानी आपको यहाँ पर मांग वाला तो स्थिर रखना है, पूर्ति में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। और मैंने जैसे ही कहा था वृद्धि करना, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, दाईं ओर जाएगा। वृद्धि वक्र हमेशा दाईं ओर जाता है और कमी वक्र हमेशा बाईं ओर जाता है। तो बाईं ओर ये पूर्ति है, इसके दाईं ओर इधर का एरिया होगा और बाईं ओर इधर का एरिया होगा। तो मैं इसको दाईं ओर कर देता हूँ। मैंने नया वक्र बना दिया S1 S1। क्यों बनाया, क्योंकि पूर्ति में वृद्धि हो रही है। पूर्ति वक्र, पूर्ति में क्या हो रही है, वृद्धि। तो इसका नया सम में क्या होगा, E1 हो जाएगा, क्योंकि पहले तो SS वक्र DD वक्र को E बिंदु पर काट रहे थे, यानी दोनों बराबर थे। अब जो नया S1 S1 वक्र है वो कहाँ काट रहा है, E1 बिंदु पर काट रहा है, क्योंकि अब पूर्ति में परिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में देख लो क्या हुआ है, कीमत यहाँ आ गई और जो मांग है वो यहाँ पहुंच गई। परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना परिवर्तन, कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर ही नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी व्याख्या की। तो अब इसके अंदर आपने यहाँ लिख दिया भी ई कीमत पर साम्य कीमत है वो ओपी है, ठीक है, और वह साम्य मात्रा है वो ओक्यू है। अब हम बात करें आगे, जैसे ही ये लिखोगे, जैसे ही मांग स्थिर रहते हुए, कहते रहे ना, जैसे ही मांग स्थिर रहते हुए पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, पूर्ति वक्र दाईं ओर चला जाता है, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो कीमत घटकर ओपी से OP1 हो जाती है ना, ओपी से OP1 हो जाती है। अब कीमत घटेगी तो मांग तो बढ़ेगी, और मांग बढ़कर देखो OQ से OQ1 हो जाती है, OQ से OQ1 हो जाती है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है या रेखा चित्र में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर मैं इसका उत्तर देता हूँ। मैंने क्या लिखा, पूर्ति में वृद्धि, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा हूँ, तेज संतुलन पर प्रभाव। तो क्या लिखोगे, वस्तु की मांग स्थिर रहते हुए, ये लाइन तो आपको परमानेंट लिखनी है, क्योंकि सिर्फ आपको पूर्ति में वृद्धि देखनी है, तो मांग तो स्थिर रखनी है। उसमें मांग में वृद्धि देख रहे थे तो पूर्ति स्थिर रख रहे थे। तो वस्तु की मांग स्थिर रहते हुए जब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। देख लो आपका डायग्राम बता रहा है कम हो रही है। तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है, मांग बढ़ रही है, घट रही है, मांग बढ़ रही है। देखो इससे यहाँ तक पा रहे हैं ना, तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है। बस ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, इसका आंसर ये आपका कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल है, देखो कोई ज़्यादा बड़ा मैट्रिक नहीं है। आपको ज़्यादा याद, ये तो याद ही नहीं करना आपको, आपको तो सिर्फ ये देखना है वो परिवर्तन पूछ किस में रहा है। जिसमें परिवर्तन पूछ रहा है उसमें परिवर्तन करके डायग्राम बना दो, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। तो जिस चीज़ का वो परिवर्तन पूछ रहा है ना उसमें परिवर्तन कर दो आप, जैसे ही आपने परिवर्तन किया आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको डायग्राम बता देगा भी आपको यहाँ पर कौन सी लाइन लिखनी है। आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से ऐसा नहीं है भी हम इसको रट्टा मारें जी, इन लाइनों को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। ये लाइनें मैंने ये देख कर लिखी है, ये बातें तो मैंने लिखी डायग्राम की है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पूर्ति में कमी की। ये तो थी आपकी पूर्ति में वृद्धि। अब पूर्ति में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में कमी भी होती है ना। दूसरा लिख देता हूँ पूर्ति में कमी का संतुलन पर प्रभाव। अब मेरे को पता है पूर्ति में कमी करनी है तो एक लाइन तो मैं लिखूंगा, ठीक है। जब मांग स्थिर रहते हुए जब मांग स्थिर रहते हुए जब पूर्ति में कमी हो जाती है तो बस आगे वाली लाइन आप लिखना है। आपको लिख दो, कैसे लिखोगे, सबसे पहले मांग में कमी तो करके देखो ना।
फिर पता चलेगा भी आगे हमें क्या लिखना है। तो वो मांग में कमी किससे कर लेते हैं, डायग्राम के द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कीमत ली, यहाँ हमने मांग मात्रा ले ली। हमें पता है पहला डीडी वक्र ऋणात्मक होता है, एसएस वक्र धनात्मक होता है। ये तो आपको पक्का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पूर्ति की उदाहरण और मांग की उदाहरण में पढ़ चुके हैं हम। ये ऋणात्मक क्या होता है, क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, इसलिए ऋणात्मक होता है मांग वक्र। पूर्ति वक्र धनात्मक क्या होता है, क्योंकि पूर्ति का नियम ये कहता है कि कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, यानी कीमत और मांग में तो होता है विपरीत संबंध, प्रतिलोम संबंध, उल्टा संबंध। ये तो कहते हैं मांग का नियम। पूर्ति में जो कीमत और पूर्ति में जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। ये कहता है पूर्ति का नियम। इसी कारण पूर्ति वक्र धनात्मक होगा और जो मांग वक्र होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, और जहां पर दोनों काट देंगे वहां पर क्या हो जाएगा, साम्य। ई बिंदु पर साम्य है जी, ये साम्य की कीमत है और ये साम्य की मांग मात्रा है। पहला तो ये आपने कर लिया। अब आपको क्या देखना है, ये बातें आप नीचे लिखोगे, मैं आपको बताऊंगा, बार बार हम ये चर्चा करेंगे तो आप सीख जाओगे। अब आती है आपको क्या करना है, आपको देखना है पूर्ति में कमी का, और मांग को क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो जी मांग वक्र की तरफ तो हम देखेंगे ही नहीं। जब उसकी पूर्ति में कमी करेंगे तो बाईं ओर चला जाएगा, तो इस वक्र का बाईं ओर कहाँ है, इस साइड में, यानी S1। वीडियो बात देखो, हमें क्या लिखना है, मांग को स्थिर रखना है, पूर्ति को बाईं ओर लेके जाना है, क्योंकि पूर्ति में कमी कर ली है। जब दाईं ओर लेके गए तब तो हम वृद्धि कर रहे थे, बाईं ओर लेके जाए कमी कर रहे हैं। इसका मतलब नया बिंदु जहां पर डीडी और एसएस वक्र बराबर है वो ये बिंदु है, क्योंकि बराबर तो करना ही पड़ेगा ना, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक तो साम्य नहीं होगा। यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, यहाँ पर भी मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन के बाद बराबर है, यहाँ परिवर्तन से पहले के बराबर है। तो हमें तो परिवर्तन के बाद की स्थिति देखनी है, यानी संतुलन पर प्रभाव किसको देखना है, परिवर्तन होने के बाद। तो परिवर्तन होने के बाद नया E1 बिंदु है, ये आपकी मांग मात्रा हो गई, ये आपकी कीमत हो गई। अब आप इसने डायग्राम को देखते आपको पता चला भी हुआ क्या है। आप कहोगे जी इसके अंदर कीमत तो बढ़ गई और मांग मात्रा कम हो गई। ये लाइन यहाँ लिख दो। तो जब मांग स्थिर रहते हुए जब पूर्ति में कमी हो जाती है तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं और मांग मात्रा कम हो जाती है। आपके सामने है भाई, देखो ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब कीमत बढ़ रही है, इस साइड में आ रहे हैं इसका मतलब कीमत घट रही है। अब इसकी क्या करना है, आपको इस डायग्राम की व्याख्या करनी है। मैं आपको वैसे लिख के नहीं, वैसे बता देता हूँ प्रॉब्लली कैसे होता है। देखो आप क्या लिखोगे, प्रारंभ के अंदर डीडी वक्र और एसएस वक्र आपस में ई बिंदु पर काटते हैं। ई बिंदु पर काटते हैं मतलब वहां पर क्या है, साम्य है, वहां पर दोनों संतुलन है, दोनों बराबर है। और इस साम्य के ई बिंदु पर साम्य, वहां पर जो कीमत है वो ओपी है, साम्य कीमत, साम्य मात्रा है वो ओ क्यू है। लेकिन जैसे ही मांग स्थिर रहते हुए, जैसे ही मांग स्थिर रहते हुए पूर्ति में कमी हो जाती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर चला जाता है। पूर्ति वक्र कहाँ चला जाएगा, बाईं ओर। और पूर्ति वक्र बाईं ओर जाते ही क्या होता है, जो नया साम्य होता है वो E1 हो जाता है। और E1 पर जो कीमत होती है वो पहले के अनुपात में ज्यादा होती है, यानी P1 हो जाती है, OP1। और मात्रा होती है वो कम हो जाती है, यानी OQ1। यही बातें इसकी व्याख्या में लिखनी है नीचे, यही बात यहाँ पर लिखनी है, मेन लाइन है जो आपकी। इससे आपका क्या हो जाएगा, पूर्ति में परिवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, कितना सिंपल बात हुई है इसके अंदर, कुछ करना ही नहीं है आपको। आपको तो सीधा बस डायग्राम बनाना है। जिस बात से मैं परिवर्तन पूछा है आपको तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा था दाईं और बाईं ओर वृद्धि करोगे तो आपको वक्र को दाईं ओर लेके जाओगे, ये ध्यान रखना। वृद्धि में वक्र कहाँ जाएगा, दाईं ओर, यानी इस साइड में जाएगा। कमी वक्र होगा वो कहाँ आएगा, बाईं ओर आएगा, यानी इस साइड आएगा। ये आपका पूर्ति और परिवर्तन वाला पर्सन भी कंप्लीट हो चुका है। मांग में परिवर्तन वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, पूर्ति में परिवर्तन वाला होता है। अब आता है मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो तब क्या स्थिति होती है। ठीक है, और कर लेते हैं, छोटा सा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी डायग्राम के द्वारा करेंगे हम।
आगे पढ़ोगे आप, मांग व पूर्ति दोनों में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। या तो दोनों बढ़े या दोनों घटे, ऐसी स्थिति में संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर दो स्थिति होती है। अब परिवर्तन तो दोनों ही हो रहे हैं, मांग भी हो रहे हैं, परिवर्तन मांग में भी परिवर्तन हो रहा है और पूर्ति में भी। पहले तो अलग अलग पड़ा था, अब दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। अब कई बार क्या होता है, मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, कई बार ये होता है पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, कई बार ये होता है दोनों में बराबर परिवर्तन होता है। होता है ना, ये परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन मांग में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, पूर्ति में कम हो रहा है। परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और मांग में कम हो रहा है, या दोनों में बराबर परिवर्तन हो रहा है। स्थिति तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके अंदर चर्चा कर लेते हैं जिसके अंदर मांग में अधिक परिवर्तन होता है पूर्ति से। मांग में पूर्ति से या पूर्ति में अधिक, मांग से पूर्ति में अधिक वृद्धि, यानी परिवर्तन वृद्धि और कमी दोनों करेंगे हम। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें मांग से पूर्ति में अधिक वृद्धि, यानी मांग में कम और पूर्ति में ज्यादा। वृद्धि तो दोनों में होगी लेकिन पूर्ति में ज्यादा हो रही है और मांग में कम हो रही है, तो क्या स्थिति होगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। लेकिन इससे पहले क्यों ना मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, आंसर अपने आप मिल जाएगा मेरे को। पहला साम्य वही डीडी वक्र और एसएस वक्र, ई बिंदु, यहाँ पर ओपी कीमत, यहाँ पर ओ क्यू। अब मैंने ये बात कही है थी दोनों में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन, इसका मतलब दोनों में वृद्धि। अब मांग में तो कम वृद्धि हो रही है, D1 D1, पूर्ति में जो वृद्धि हो रही है वो ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये हो रहा है S1। अब इसको ध्यान से देखो आप, देखो मांग में तो बहुत कम, यानी इतना ही परिवर्तन हो रहा है, पूर्ति में इतना परिवर्तन हो रहा है, यानी अधिक दाई ओर चला गया। मावक का तो दाई ओर गया था वो कम गया था, पूर्ति दाई ओर गया था, इसका मतलब वृद्धि हुई थी वो ज्यादा गया था। अब देख लेते हैं, अब जो नए वक्र जो S1 और D1 बने उसका जो नया समय है वो E1 है। ऐसी स्थिति में देख लो क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमत घट जाएगी। कीमत क्या हो जाएगी, कीमतें या साम्य कीमत, वस्तु की साम्य कीमत कम हो जाएगी। तो प्रभाव देख लिया ना, अभी मांग में, मांग से अगर पूर्ति में अधिक वृद्धि हो तो साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साम्य कीमत कम हो जाएगी, मांग मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। OQ से OQ1 हो जाएगी, तो कीमत कम हो रही है ना। बस कैसे पता चला, आपने मांग में तो कम परिवर्तन किया, नहीं कम दाई ओर वक्र ले गए थे, और पूर्ति में अधिक दाई ओर ले गए, नहीं पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो रहा है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, पूर्ति से मांग में अधिक वृद्धि, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मांग में अधिक वृद्धि करना है, पूर्ति में कम वृद्धि करनी है। तो इसका भी मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आंसर मिल जाएगा मेरे को। क्या होगा, अगर मैं सीधा आपसे प्रश्न पूछ लूँ कि मांग में अधिक परिवर्तन, अधिक वृद्धि और पूर्ति में कम वृद्धि, तो साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप आंसर मत दो, आप डायग्राम बना के देख लो। अगर नहीं छोटा प्रश्न है तो आप पहले रफ कॉपी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में रफ पेज यूज कर सकते हो आप, लास्ट पेज को। ये ई साम्य था, यहाँ पर ओपी कीमत थी, OQ मांग मात्रा थी। अब आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न ये है भी मांग में अधिक वृद्धि और पूर्ति में कम वृद्धि, इसका मतलब पूर्ति को तो आपको कम बाई ओर लेके दाई ओर लेके जाना है, S1, और जो मांग है उसको अधिक दाई ओर, यानी अधिक वृद्धि दिखानी है तो अधिक दाई ओर ले जाएंगे। इनका गैप देख लो आप, वृद्धि करनी है तो दाई ओर लेके जाना है, पूर्ति को तो कम ले जाएंगे क्योंकि पूर्ति में कम वृद्धि हो रही है और मांग में अधिक वृद्धि हो रही है, तो मांग को हम अधिक दाई ओर ले जाएंगे।
अब नया समय चेक कर लो कहाँ है। नया समय SD1 और S1 वक्र कहाँ काट रहा है? इस बिंदु पर, E1 बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? E1 बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है चेक कर लो, बस पता चल गया ना आपको। कीमतें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब इसमें साम्य कीमत बढ़ जाती है। यहाँ पर साम्य कीमत कम हो जाती है, यहाँ साम्य कीमत बढ़ जाती है। आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ी बता रहा हूँ आपको, वो तो डायग्राम बता रहा है, बोर्ड में लिख रहा हूँ। तो मैंने को दोनों को परिवर्तन करना है, क्योंकि ये तो प्रश्न में लिखा होगा कि आपको पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन करना है या मांग में कम परिवर्तन करना है, क्या करना है, ये तो डायग्राम में लिखा होगा। ठीक है, अब हम आगे कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कुछ, क्योंकि ये आपका जो चल रहा था, देखो हमने स्टार्टिंग वाले जो पहला जो हमारा चैप्टर था हमने बात की थी कि जो अर्थशास्त्र है उसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि, और एक की चर्चा करेंगे हम समष्टि। यानी इन दो भाग आपको इसको क्या होगा, पढ़ना होगा। व्यष्टि के अंदर बताया था व्यय से, यानी आप पढ़ोगे व्यक्तिगत इकाई। क्या पढ़ोगे? व्यक्तिगत इकाई। यानी जब एक इकाई का अध्ययन करना हो, एक इकाई का अध्ययन करना हो तो किस में करेंगे? व्यष्टि में करेंगे। ठीक है, ऐसे बताया था संपूर्ण, यानी यहाँ पर होता है योग या समग्र इकाई, समग्र या आप कह सकते हो संपूर्ण इकाई का योग, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन। इसका मतलब आपको योग का अध्ययन करना हो तो समष्टि में होगा, एक का अध्ययन करना हो तो व्यष्टि में होगा। अब आपका व्यष्टि वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट आपका व्यष्टि वाला जो लेसन था वो यही था, बाजार संतुलन। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो क्या करेंगे? समष्टि वाला पार्ट। तो व्यष्टि के अंदर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर थोड़े बहुत प्रश्न रहे हैं वो कर लेते हैं, आपके बुक्स के अंदर जो दे रखे हैं इससे संबंधित वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े अलग टाइप के। दाएं बाएं देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, फिर हम करते हैं समष्टि वाला पार्ट। देखो आपके यहाँ प्रश्न एक दे रखा है, वस्तु की कीमत। ये सारे प्रश्न करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको मैं सारे करवा देता हूँ आपको। देखो वस्तु की कीमत और बाजार मांग के बीच संबंध होता है। मांग और कीमत में क्या संबंध होता है? विपरीत, आपको बताया था प्रतिलोम से। ठीक है, आगे पूछा है साम्य कीमत पर संतुष्ट होते हैं। साम्य कीमत वो होती है जहां पर दोनों ही संतुष्ट होते हैं। उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, उत्पादक वस्तु बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब दोनों ही संतुष्ट होते हैं। किसी वस्तु की मांग का मुख्य कारण क्या है? मांग क्यों करते हैं हम? किसी वस्तु की मांग यानी वस्तु को हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है, वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए तो हम उसकी मांग करते हैं। ठीक है, चलो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का मूल्य किन दो घटकों द्वारा निर्धारित होता है? मांग और पूर्ति द्वारा। पढ़ा था, कितना सिंपल है, तो सारे उत्तर आएंगे आपको। बाजार संतुलन से आपका क्या आशय है? बाजार संतुलन से क्या आशय होता है? जहां पर क्या होता है, बाजार में अपरिवर्तन की स्थिति आ जाए, नए परिवर्तन की स्थिति आ जाए, जिसमें वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा एक साम्य जो व्यवस्था है या साम्य स्थिति का निर्धारण हो जाए। ठीक है, आगे इसने कहा एक काल्पनिक वो तो बना देंगे। देखो मांग में परिवर्तन से साम्य कीमत प्रभावित होती है। बड़ा प्रश्न, देखो 5 नंबर का प्रश्न आता है, मांग में परिवर्तन से साम्य कीमत प्रभावित होती है, इस कथन को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। और मांग में परिवर्तन की बात की थी, आपको पूर्ति क्या रखनी है? स्थिर रखनी है। मांग में परिवर्तन यानी मांग में वृद्धि का, देखो मैंने आपको बताया था, या आपको आ जाए ना प्रश्न मांग में परिवर्तन, इसका मतलब आपको दोनों बताना है, क्योंकि वृद्धि और कमी दोनों परिवर्तन है। परिवर्तन तो हो रहा है ना, चाहे वृद्धि हो रही है चाहे कमी हो रही है। तो मांग में परिवर्तन का आपसे प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, मांग में वृद्धि को दिखा दो, उसका डायग्राम बना दो, उसकी व्याख्या कर दो। फिर मांग में कमी का दिखा दो, उसका डायग्राम बना दो, उसकी व्याख्या कर दो। आगे आपका प्रश्न है, मांग में पूर्ति के संतुलन को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। मांग और पूर्ति का संतुलन बताना है, बस संतुलन किया था ना दोनों। अब आगे ना मांग और पूर्ति द्वारा, इसका मतलब इसमें पहले आपको मांग पक्ष को बताना है, पहले आप संतुलन के बारे में बता दो। कर्म बता रहा हूँ आपको प्रश्न करने कैसे है, पहले आप संतुलन साम्य का बता दो, फिर आप मांग पक्ष को पूरा डिक्लेयर कर दो, पूरी व्याख्या कर दो, उसका डायग्राम या कोई जो तालिका बनती है,
फिर आप पूर्ति को कर दो, फिर दोनों को बराबर कर दो, दोनों को इकट्ठा डायग्राम बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आता है बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। पूर्ति में परिवर्तन का, इस बाजार संतुलन की व्याख्या और पूर्ति में परिवर्तन का, वहां पर पहले प्रश्न आया था वो मांग में परिवर्तन आया था। अब आपको पहले बाजार संतुलन के बारे में बताना है, फिर आपको पूर्ति में परिवर्तन का साम्य कीमत का जो प्रभाव बताना है। और यहाँ पर जो पूर्ति में परिवर्तन है वहां पर आपको मांग स्थिर रखना है। और पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। जैसे आप पूर्ति में वृद्धि करोगे उससे मांग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे आप पूर्ति में कमी करोगे उसमें मांग में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बिल्कुल ही प्रश्न उत्तर सिंपल है, आपका सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरे को ऐसे लग रहा है इसके अंदर एक टॉपिक और रह गया आपका। इसके अंदर टॉपिक है पूर्ति में परिवर्तन के कारण, लेकिन हम दोनों ही कर लेंगे। मांग में परिवर्तन के कारण भी हमने पढ़ा था, पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। तो पूर्ति परिवर्तन ही क्यों होता है, संतुलन में प्रभाव तो होने की जरूरत नहीं है। फिर जब पूर्ति में परिवर्तन ही ना हो तो संतुलन कहाँ परिवर्तन होगा। इसका मतलब सबसे पहले इसके कारण पढ़ते हैं, पूर्ति में परिवर्तन क्यों होता है। ये बिल्कुल ही सिंपल है। देखो बिल्कुल, अगर उत्पादक की लागत कम हो जाए, आप कह सकते हो उत्पादन की लागतें कम हो जाए, पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। क्योंकि लागतें कम हो गई, लागत कम होगी तो हम पूर्ति को बढ़ा देंगे, क्योंकि लागत होता है खर्चा उत्पादक का। जब वो खर्चा कम हो रहा है उसका, तो वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा, क्योंकि कम खर्चे में उत्पादन बढ़ाना चाहता है। हम बात करें प्रौद्योगिकी यानी मशीनीकरण या आधुनिकीकरण, इससे भी क्या होता है, पूर्ति परिवर्तन होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो जब नई नई बड़ी बड़ी मशीनें, आधुनिकीकरण यानी मशीनीकरण, पहले तो हम श्रमिक काम करते थे, उत्पादन कम होता है। अगर हम बड़ी मशीनें ले आए तो क्या उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी। हम बात करते थे कच्चे माल के स्रोतों की खोज, या जब कच्चा माल बढ़ गया हमारे, पहले कच्चा माल हमारे पास कम था, क्योंकि उत्पादन करने के लिए कच्चा माल चाहिए हमें, मध्यस्थता की वस्तु चाहिए हमें। तब तक मेरे पास, यानी इस मार्कर को बनाने के लिए मेरे को जो जो चीज चाहिए, जो मेरे पास अगर नहीं होगी तो क्या मार्कर बना दूंगा क्या मैं, कभी नहीं बना पाऊंगा। अगर ये मेरे पास कम है कच्चे माल के रूप में, जो इसके अंदर जो हमें मटेरियल चाहिए, जो वस्तु चाहिए, अगर वो कम है तो मैं कम ही उत्पादन करूँ। अगर ज्यादा मिल रही है मेरे को, नए नए स्रोत ढूंढ रहे हैं हम, नए नए साधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पूर्ति को ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारी कच्चा माल बढ़ चुका है हमारे पास। आप ये कह सकते हो उत्पादक की रुचि में परिवर्तन। जब उत्पादक अपनी रुचि परिवर्तन कर देता है, उत्पादन अपने आप ही कम ज्यादा हो जाता है। अगर उत्पादक की किसी वस्तु में ज्यादा रुचि है तो उसका पूर्ति ज्यादा करेगा, किसी में कम है तो उसकी कम करेगा। ठीक है, मैं ये कह दूं सरकार की नीतियों में परिवर्तन, अगर सरकार की नीतियां बदल जाती है, सरकार की नीतियां बदल जाती है, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, पूर्ति कम ज्यादा होती है। जैसे मान लेते हैं सरकार ने किसी वस्तु पर टैक्स लगा दिया, तो वस्तु महंगी हो गई, और महंगी वस्तु लोग कम खरीदेंगे, जनता कम खरीदेगी, क्योंकि मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर क्या होती है, मांग कम हो जाती है। क्योंकि एक उत्पादक होता है ना, वो जो टैक्स है वो पल्ले से थोड़ी देगा, वो तो उपभोक्ता से लेकर देगा। जैसे 2 रुपये टैक्स लग गया, वो कीमत 2 रुपये बढ़ा देगा, और उपभोक्ता पूछेगा भी ऐसा क्यों है, कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है, तो वो स्पष्ट कहेगा सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब वो उपभोक्ता वस्तु कम खरीदेगा तो पूर्ति क्या होगी, कम होगी। यानी कहने लगा सरकार की नीतियों में परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, पूर्ति कम ज्यादा होती है। तो ये है पूर्ति में परिवर्तन के कारण। अब मैं पूछ लूं मांग में परिवर्तन के कारण, तो आप ये भी कह सकते हो आय में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की रुचि पसंद के कारण मांग में परिवर्तन होता है, ठीक है, और फैशन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। भविष्य में जो हमारी आशाएं होती है उसको देखकर भी कीमत की आशाएं
प्रत्याशा होती है, उसको देख कर भी मांग में परिवर्तन होता है। यानी मांग में परिवर्तन हमने पढ़ चुके हैं हम। आपको याद नहीं है क्या? मांग, जब हमने मांग वाला कंसेप्ट किया था, अवधारणा की थी, उसके अंदर मांग में परिवर्तन के कारण पढ़े थे हमने। और मांग के नियम में सभी कारणों को स्थिर रखा था, सिर्फ कीमत को परिवर्तन किया था। हमने पूर्ति के परिवर्तन के कारण पढ़े थे। आप पूर्ति वाले जो लेसन है उसमें देख लेना, पूर्ति की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, उसके अंदर भी कारण पढ़े थे हमने। तो कहने मतलब ये कारण पढ़ चुके हो, वो रिपीट ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ उस लेसन के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखो, अब आपको मैं 1-2 प्रश्न वो करवा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। मैं आपसे कमी वृद्धि नहीं लिखता, मैं सीधा लिख देता हूँ। पूर्ति वक्र या पूर्ति स्थिर रहते हुए यदि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, तो साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी यहाँ पर आपको पूर्ति स्थिर रखनी है और मांग वक्र को कहाँ शिफ्ट करना है आपको ये देखना है। ये तो स्थिर है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। दाईं ओर मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ दाईं होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ पर उसमें आपको वृद्धि होती है। ये बातें आप पक्की याद रख लो। इसलिए हो सकता है आपके पर्सन के अंदर वृद्धि वाला शब्द ही ना हो सकता है आपके पर्सन में कमी वाला शब्द ही ना हो, दायां बायां लिखा हो। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अगर दायां शब्द आ रहा है इसका मतलब आपसे वृद्धि की बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो देख लो इसका आंसर निकाल दो, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डायग्राम बनाओ, डी एस एस, पहली कीमत आपके पास ये है ओपी, ए बिंदु ये है क्यू। आपको क्या रखना है, पूर्ति स्थिर रखना है, तो पूर्ति में सोचो नहीं, मांग वक्र को कहाँ करना है, दाईं ओर, इधर की ओर। तो दाईं ओर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप आंसर दे सकते हो, वस्तु की कीमतें बढ़ जाएगी। बस ये आपका आंसर हो गया। अगर ये स्थिति हो तो वस्तु की कीमतें बढ़ती है, आपके सामने देख लो, बढ़ रही है ना, बढ़ रही नहीं बढ़ रही। यानी ऐसी स्थिति में अगर पूर्ति स्थिर रहे और मांग वक्र दाईं ओर चला जाए तो वस्तु की कीमतें क्या होगी, वस्तु की कीमतें बढ़ जाएगी। अगर मैं इसका उल्टा रखूं, यहाँ पर आपको मांग वक्र को स्थिर रखना है और पूर्ति वक्र को दाईं ओर शिफ्ट करना है, तो सामने कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कर लेते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। अभी आंसर बता देता हूँ आपको मैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये मैं आप कहोगे सर ये बार बार डायग्राम क्यों बना रहे हो, तो इसने कहा है साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मेरे साम्य कीमत का पता तो होना चाहिए ना, तभी तो बता पाऊंगा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कह दूं जी मेरे पास 10 रुपये बढ़ गए, अब बताओ मेरे पास कितने पैसे हैं, तो कौन उसमें दे पाएगा। आप कहोगे क्या पता यार कितने पैसे थे, हो सकता है पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था तो सिर्फ 10 रुपये ही रहेंगे, हो सकता है पहले मेरे 100 रुपये था तो 110 हो जाएंगे। आप क्या होगे, आप कहोगे सर ये तो बताओ ना पहले आपके पास कितने थे, तभी तो आप बता पाओगे अब कितने हैं आपके पास। यानी 10 रुपये का परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन पहले वाले रुपये का तो पता होना चाहिए हमें, तभी जाके हम बता पाएंगे कि टोटल इतने हो गए आपके पास। तो उसका मतलब पहले सामने का तो पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे भी सामने में परिवर्तन क्या हुआ है, सामने पर क्या प्रभाव पड़ा है। पहले वाली स्थिति तो हमें पता होनी चाहिए ना, इसलिए मैं बार बार डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम तो आपको फिक्स बनाना ही बनाना है पहले वाली स्थिति के लिए, ई बिंदु, ओपी कीमत, ओ क्यों मात्रा। और ये मैं बार बार क्यों करवा रहा हूँ, आप बोरिंग मत हो ना, बोरिंग ये मत हो ना सर आप एक एक डायग्राम करा रहे हो। अरे इसका मतलब है कितने भी प्रश्न आ जाए आपके पास इस लेसन से संबंधित, आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले आप उसका आंसर गलत नहीं दोगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। क्यों, क्योंकि हमने रट्टा नहीं मारा, थ्योरी नहीं पढ़ी हमने डायग्राम पढ़ा है, सिर्फ उसी में ही परिवर्तन को देखना है। अब आगे प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न ये है भी मांग को स्थिर रखना है पूर्ति वक्र में दाईं ओर। दाईं ओर का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, दाईं ओर का अर्थ होता है वृद्धि दिखानी है आपको। तो देख लो
मांग को स्थिर रख दिया, इसको दाईं ओर ले गए यहाँ S1 S1, तो नया समय कहाँ है E1 पर। तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा देख लो, आपके सामने है। तो वस्तु की कीमतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना सिंपल आंसर है देखो, कोई जरूरत नहीं थी कहीं भी पढ़ने की, कहीं भी रट्टा मारने की, सीधा का सीधा उत्तर आपके सामने। आपको तो सिर्फ दाया बायां ध्यान रखना है, दाया बाएं भी ध्यान नहीं रख सकते क्या आप। मैंने आपको कहा था आपकी कॉपी आपके सामने होगी, आपके पास ये कॉपी है, आप एग्जाम का आंसर कर रहे हो, आपके सामने है। इसका मतलब जो आपका दाया है वही कॉपी का दाया है, आपका बायां है वही कॉपी का बायां है। तो उल्टा सीधा हाथ तो पता होगा ना, ये दाया हाथ होता है इस साइड का, इस साइड का होता है वो बायां हाथ होता है, ये तो पता होता है ना। ठीक है, तो आपका दाया कॉपी का दाया, आपका बायां कॉपी का बायां, तो जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर मैं एक और साथ बता देता हूँ, करने लग ही गए तो रेसिपी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ बाईं ओर वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देख लो। तो मैं साफ ही कर देता हूँ, एक बार और बना लेते हैं। तो पहला समय तो हम बना लेंगे AD और SS, और जितनी बार आप डायग्राम बनाओगे ना उतनी बार आपको बेनिफिट है, आपको डायग्राम बनाना सीख जाओगे आप, है ना। तो डायग्राम बनाना भी आना चाहिए भाई। ये कोई मैं तो आपको एग्जाम के अंदर मैं थोड़ी बनाऊंगा, एग्जाम के अंदर तो आपको बनाना है। तो आपको बनाना है, आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब बार बार आप बनाओगे उसको। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जितने भी पर्सन करो उतना आपको बेनिफिट है। तो देख लो, ये बिंदु सामने है, OP कीमत है, OQ मात्रा है। पर्सन क्या आपके पास, पर्सन ये कहता है तो मांग स्थिर रहेगी, मांग वक्र को तो आपको हिलाना ही नहीं है, वो तो स्थिर रहेगा। पूर्ति वक्र को कहाँ लेके जाना है, बाईं ओर लेके जाना है, बाईं ओर मतलब इस साइड में लेके जाना है, तो बाईं ओर ले जाते हैं अपने, क्या है नया समय कहाँ है E1 पर। क्या हुआ, कीमत बढ़ गई, तो लिख लो यहाँ पर वस्तु की कीमत या वस्तु की जो साम्य कीमत है वह बढ़ जाती। प्रश्न कंप्लीट, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब एक लास्ट प्रश्न और करवा देता हूँ आपको मैं। एक प्रश्न और कर लेते हैं लास्ट, ये आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया और मेरे हिसाब से आपके याद भी हो गया। हिसाब से क्या आपके याद है, देख लेना चेक करके, प्रश्न उत्तर देख लेना किताब का और पढ़ के देखना, आपके दिमाग में आएगा ना सर ये तो मुझे याद है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न क्या है ये मैं कह दूं, पूर्ति वक्र दाईं ओर व मांग वक्र बाईं ओर परिवर्तन से साम्य कीमत पर प्रभाव। एक को तो दाईं ओर लेके जाना है, एक को बाईं ओर लेके जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जाते हैं। ये आपका पहला मांग वक्र है, ये आपका पूर्ति वक्र है, ये आपका साम्य है OP OQ। अब आपको करना क्या है, एक को तो दाईं ओर लेके जाना है, एक को बाईं ओर लेके जाना है। तो सबसे पहले देख लो दाईं ओर किसको लेके जाना है, पूर्ति वक्र को दाईं ओर। दाईं ओर इसका मतलब इसकी वृद्धि को दिखाना है, आपको क्या दिखाना है, वृद्धि को दिखाना है, तो उसको दाईं ओर ले जाओ। इसका दाईं ओर इधर हो गया S1 S1 ले गए जी, कुछ दिक्कत ही नहीं है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते जाएंगे। मांग वक्र को कहाँ लेके जाना है आपको, बाईं ओर। बाईं ओर मतलब इस साइड के अंदर, मैंने D1 और D1 ले गया बाईं ओर, ठीक है। अब मेरे को क्या देखना है, सामने को चेक करना है। अब नया जो S1 D1 जो वक्र काट रहा है वो कहाँ काट रहा है, E1 बिंदु पर। तो कीमत पर प्रभाव क्या पड़ा भाई, कीमत क्या हो गई, वस्तु की कीमत कम हो जाती। बस हमें आंसर मिल गया, सिर्फ इतनी सी बात पर। आपको तो सिर्फ दायां बायां देखना है, किस डायग्राम को दाईं ओर लेके जाना है, इसका उल्टा दे भी, मांग वक्र को दाईं ओर ले जाओ और पूर्ति वक्र को बाईं ओर ले जाओ, तो समय कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं लास्ट बार,
डायग्राम डालो, अपने आप पता चल जाएगा आपको। मांग वक्र आपका डी है, पूर्ति वक्र आपका एस है, ये समय ई है, ओपी कीमत, ओक्यू मात्रा। अब आपको करना क्या है, प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में ये लिखा है कि मांग वक्र तो दाईं ओर मतलब इस साइड के अंदर D1 यानी वृद्धि हो रही है, पूर्ति वक्र बाईं ओर यानी इस साइड में S1 ठीक है। तो समय कहाँ हो रहा है, नया समय जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं नए वक्र E1 पर, बस ये कीमत हो गई। इसका मतलब ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत कम नहीं होती बल्कि कीमत बढ़ जाती है, कीमत वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। कौन बता रहा है आपको, डायग्राम में तो बता रहा है वस्तु की कीमत, ठीक है। ये आपका भी लेसन कंप्लीट हो गया, लेसन भी कंप्लीट हो गया, ये मान के ये आपका पहला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अर्थशास्त्र को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो। जो माइक्रो जो वेस्टी था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो मैक्रो करेंगे, यानी समष्टि को लेकर चलेंगे, यानी एक 50% यानी 40 नंबर का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपका जो मेन एग्जाम होता है वो 80 नंबर का होता है ना, 20 नंबर तो जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो 80 नंबर होते हैं, उसमें से 40 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तो याद भी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हम 40 नंबर वाला आगे जो नया पार्ट है, जो बी पार्ट है, ख भाग है, उसको करेंगे, जो समष्टि से संबंधित है। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।